सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल जो शब्द है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, पोटेंशियल पावर से संबंधित है। जहाँ न्यूक्लियर शब्द जुड़ा है मतलब कहीं ना कहीं हम एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल जो है पाए जाते हैं और ये आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये काफी क्लोज टाइप के पैकिंग में रहते हैं, मतलब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, काफी ज्यादा फोर्स होता है अट्रैक्शन का। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है आपका फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल आर। यहाँ पे डेल यू क्या है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, किसी फंडामेंटल पार्टिकल के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, जो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज नहीं है, ये आपने देखा हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या बताता है। दरअसल न्यूक्लियर पोटेंशियल का जब ग्राफ खींचा जाता है तब हमको ये पता चलता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन किस स्थिति में होगा और रिपल्सन किस स्थिति में होगा। मतलब उसमें आकर्षण बल कब काम करेगा और कब वहां पे प्रतिकर्षण बल काम करेगा, इसी चीज को हमको समझना है। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन कहाँ कहाँ काम करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी स्पष्ट व्याख्या व्याख्या जो है आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है एक ग्राफ। वैसे ग्राफ उतना अच्छा बना नहीं है, फिर भी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ पे, ये क्रॉस लाइन 0.5 पे आना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर खिसक गया है, तो आप 0.5 एंगस्ट्रॉम पे ही आप कट मारेंगे। ये जो कर्व बना हुआ है ये इस तरह से है ना। ये कर्व क्या बताता है, ये जो है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल कर्व है किसी न्यूक्लियस का, है ना। और ये जो पॉइंट है वो आपका 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से ऊपर में क्या है, पॉजिटिव यू की वैल्यू है, और नीचे में नेगेटिव यू की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव यू की वैल्यू जहां भी होगा वहां पे आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, और नेगेटिव यू की वैल्यू जहां पे होगा वहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कब होता है, जब यहाँ पे आपने देख रहे हैं यहाँ पे आर लिखा हुआ है और इधर यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यू क्या बताता है, न्यूक्लियर पोटेंशियल को बताता है, और ये आर बताता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी। ठीक है, जब इसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ कुछ इस तरह से नेगेटिव पार्ट में और पॉजिटिव पार्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट में क्रॉस करने का पॉइंट क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब जब दो न्यूक्लियॉन है ना, दो प्रोटॉन प्रोटॉन या दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो बीच की दूरी होगी 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी होगी, है ना। तब जो है वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके आगे, है ना, उस वहां से लेके लगभग 2 एंगस्ट्रॉम तक यहाँ के बीच में जो दूरी होगी वह दूरी उसके अट्रैक्शन फोर्स को दिखाएगी। मतलब इस बीच में जो दो पार्टिकल अगर मौजूद होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है जी, तो यहां से क्या क्लियर होता है
यहाँ से ये एक चीज और यहाँ पे है, ये जो आपका जो 2 एंगस्ट्रॉम वाला जो पॉइंट है, वो दरअसल आपका एटॉमिक साइज ही है, समझ लो, है ना। एटॉमिक साइज बोलता हूँ, आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस का साइज है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज है, इससे बड़ा न्यूक्लियस पाया ही नहीं गया है अभी तक, ठीक है। यूरेनियम 235 जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसका साइज भी इसी के अंडर में आता है। हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में ही अब न्यूक्लियस रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से संबंधित तो हो गई होगा। खैर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो कर्व दिखा रहा है आपका, वो क्या दिखा रहा है, इधर नीचे का पूरा एरिया क्या दिखा रहा है आपका, अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियोइड के बीच में दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। और यहाँ पे एक और पोटेंशियल कर्व आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पोटेंशियल कर्व कुछ कुआं के जैसा है। देखो, ये है आपका एक कर्व जो यहाँ से जाके यहाँ जा रहा है, इस तरह से। इसको कहते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और एक कर्व आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरह से, वो है आपका युकावा पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफ से क्या स्पष्ट हुआ कि जब दो न्यूक्लियॉन्स का डिस्टेंस बहुत कम होता है, 0.5 एंगस्ट्रॉम, तब उनका नेचर जो होता है रिपल्सिव फोर्स का होता है। मतलब 0.5 से कम होगा तब उसमें प्रतिकर्षण होगा, उससे ज्यादा होगा और किसके बीच तक होगा, 2 एंगस्ट्रॉम के बीच तक होगा, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स वो कम नहीं होता, लगभग आपका 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन डिस्टेंस भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि दूर दूर में है तो फिर कोई डिस्टेंस काम अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है लेकिन ये काफी दूर तक जाता है ना, चंद्रमा तक को खींचा हुआ है, ठीक है जी। फर्क पड़ता है, बादल को खींचा रहता है, मतलब हर चीज को खींचता है धरती अपनी ओर, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। जो जिसका स्ट्रेंथ कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए, जिसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ से ये भी स्पष्ट होता है कि 2 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाने पर पार्टिकल में कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल और ये जो युकावा पोटेंशियल है, ये इस चीज को बेहतर बताता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है कि यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोनों दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाया है जो रिलेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, आर जो कैपिटल आर है उससे छोटा है, स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। अब स्मॉल आर क्या है, ये आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियस न्यूक्लियन का डिस्टेंस है, पार्टिकल का डिस्टेंस है, प्रोटॉन प्रोटॉन का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, जो पूरा एक न्यूक्लियस है उसका रेडियस है, त्रिज्या है। जब उसकी त्रिज्या का मान के बराबर से यदि कम होता है आर का डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, तब तो यू का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब नेगेटिव में आएगा मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। जब आर मतलब इंटर न्यूक्लियोनिक डिस्टेंस बढ़ जाता है, किससे, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस की त्रिज्या से, तो वो तो पार्टिकल ही बाहर निकल जाएगा, है ना। न्यूक्लियस से पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जब इसकी त्रिज्या से ये बाहर ही निकल गया तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर वेल पोटेंशियल जो है और यूकावा पोटेंशियल है, दोनों क्या दिखाता है, यू की वैल्यू को अट्रैक्शन वाला दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे यूकावा पोटेंशियल का बात करें तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ था वो क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ था यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में ही आएगा, यू नॉट एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। और स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
पूरी कहानी का मेन चीज यही है कि कब जो है दो दो न्यूक्लियन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और कब जो है रिपल्सन रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बस यही चीज समझना है और ये न्यूक्लियर पोटेंशियल ग्राफ से स्पष्ट है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, आसान सा है। और चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोक दें, थोड़ा मेरे को भी थोड़ा उससे उत्साह जो है मेरा भी बढ़ता है। ठीक है, और एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लोग फल की चिंता में कर्म करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा कंडीशन ना आए, अब पढ़ाई जो है मन लगाकर करिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद।